यार वो सब बताओ जरा। सर ये एटम से बनते हैं। यस सर, एटम से मॉलिक्यूल। कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं? सर अब सर ये सब नहीं पता? नो सर। नो सर। अच्छा, मॉलिक्यूल पता है ना, जब एटम, एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइंड हो, तो कंबाइंड होके वो आपस में बॉन्ड बनाए और बॉन्ड बना के कुछ नया फॉर्मेशन करते हैं, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कभी कभी अच्छा मॉलिक्यूल देखो बेटा, दो तरीके से बन सकता है। अब मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एक वन एटम है, ये है सेकेंड एटम। अब दोनों एटम ने एक दूसरे से कंबाइन किया और बनाया एक H2 मॉलिक्यूल। तो H2 भी एक मॉलिक्यूल है। तो सर जो H और H है वो एक एटम है। H और एक एटम है, मतलब एलिमेंट का एक मात्र एटम, उस एलिमेंट का जो एलिमेंट है ना, उस पार्टिकुलर एलिमेंट का एक मात्र एटम लिया गया है हाइड्रोजन, और दूसरा एक मात्र एटम लिया गया हाइड्रोजन, और दोनों ने एक दूसरे के साथ वेट करो यार, जबरदस्ती यार डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होती, मैं बताता हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी मैं बाद में बोल देना। हाइड्रोजन के एक एटम लिए गए हैं और एक एटम दोनों एक दूसरे बॉन्ड बना के H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, ये क्या कोई बता सकता है कैसे बॉन्ड बना होगा ये? सर रिएक्शन करके। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर मतलब H और H दो एलिमेंट है, अगर वो कंबाइंड होते हैं माने कि वो कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड को ही मॉलिक्यूल कहते हैं सर। कंपाउंड को नहीं, हमेशा नहीं, एटम जब कंबाइन करेंगे यार, एटम्स कंबाइन करते हैं जब कंपाउंड, अरे यार मतलब बात ये हुई, मान लो NaCl बना, ठीक है, NaCl में अगर थोड़ा सा मान लो एक मुट्ठी भर सोडियम ले लिया और मुट्ठी भर क्लोरीन ले लिया, दोनों को मिलाया, और या मान लो एक बीकर में क्लोरीन ले लिया बहुत सारी, और उसमें एलिमेंट का मिला दिया, एक सोडियम मिला दिया, और वो भी मान लो एक मान लो 100 ग्राम सोडियम का मिला दिया। अब सोडियम एलिमेंट ने वो क्लोरीन का रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाया, तो ये तो रिएक्शन सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन के बीच हुई। अब सोडियम एलिमेंट का एक पार्टिकल निकालो, एक एटम, ओनली वन एटम, एक एटम इसका लो, एक एटम क्लोरीन का लो, और उनके बीच जब रिएक्शन कराओ तो एक मॉलिक्यूल बने। मतलब सोडियम और क्लोरीन के बीच में केवल एक सोडियम अकेला है और एक क्लोरीन अकेला है, मतलब एक मात्र एटम ऑफ सोडियम, एक मात्र एटम ऑफ क्लोरीन। तो यहां पर जो बना है ना सोडियम क्लोराइड के बीच का बॉन्ड, ये दो डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच का एक मॉलिक्यूल है। समझ में आई बात? ओके सर, समझ में आया सर। बेटा मॉलिक्यूल का होना, कंपाउंड का होना अलग अलग बातें हैं। सोडियम और क्लोराइड में मतलब अगर एक मान लो एक डिब्बा सोडियम ले लिया, एक डिब्बा क्लोराइड ले लिया, दोनों में रिएक्शन करी, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब इस एक डिब्बा सोडियम का केवल एक एटम निकाला, एक एटम मतलब छोटो कितना बड़ा होता होगा, 10⁻17 के रेंज में आता वो एटम, उतना बड़ा एक छोटा पार्टिकल लिया, एक एटम लिया, और वो एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा, मतलब कि एक एटम सोडियम का, एक एटम क्लोरीन का, मतलब अलग अलग तरीके से दो एटम, मतलब अलग अलग प्रकार के दो एटम आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि सोडियम और क्लोराइड के बीच में एक बॉन्ड बना रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो सर। अच्छा, और वैसे ही हाइड्रोजन में भी हुआ है। हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं कलेक्शन ऑफ गैसेस का रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन का केवल एक नंबर ऑफ एक एटम लो, उस एक एटम ने रिएक्शन करी है दूसरे हाइड्रोजन एटम से और उसने बनाया है एक H2 मॉलिक्यूल। उसने, क्योंकि दो ने बनाया है, दो ने मिलकर के बनाया भाई H2 मॉलिक्यूल। बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम और मॉलिक्यूल में यही डिफरेंस है कि मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में होता है। फ्री स्टेट मतलब ये रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के पास रिएक्शन करने के लिए तैयार है। हाइड्रोजन ने मॉलिक्यूल बनाया कैसे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना कैसे? क्यों बनते हैं बॉन्ड? क्या कोई बता सकता है? सर उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नहीं बेटा, एक एलिमेंट या फिर एक एटम्स एलिमेंट्स के कुछ पार्ट को बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सोडियम ने अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो क्यों बनाया? क्या कोई रीजन बता सकता है? एक -1 चार्ज है, एक +1 चार्ज है, ये तो रिजल्ट है, ये तो रिजल्ट आया है।
सर बैलेंस करने के लिए। सर मैजिक नंबर लाने के सर लिए। 2818 की कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। बेटा अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए उसमें उसके पास रिएक्टिविटी होती है। एलिमेंट जो भी होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके पास अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने का सपना होता है। मैंने कितनी बार बताया है। अब सोडियम अगर है उसके पास 2-8 के कन्फिगरेशन को फाइंड करना मतलब एक स्टेबल कन्फिगरेशन के अंदर जाना इसके लिए एक सपने जैसा है। तो सोडियम क्या करता है उसी चीज को फाइंड करने के लिए किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके उसको फाइंड करता है और बॉन्ड बना के फाइंड करता है। अब अच्छा हाइड्रोजन के पास क्या सपना होता है कोई बता सकता है कि किसमें जाना जरूरी हो इसके लिए? सर 0 या फिर 2 में। 2 में 2 में मैक्स टू मैक्स 2 में। अच्छा हाइड्रोजन ने कैसे किया तभी तो ये बॉन्ड बनाया। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास था, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास था, इसने करी है शेयरिंग, बगल से करी है म्यूचुअल शेयरिंग और म्यूचुअल शेयरिंग से बनाया है एक बॉन्ड और उस बॉन्ड की वजह से ही एक दूसरे से ये बॉन्डेड हैं, एक दूसरे के साथ कलेक्टिव हैं और इसीलिए इसने क्या बनाया है एक H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नो सर। अच्छा सोडियम और क्लोराइड के बीच में कैसे बना? ऐसे बेटा ये ऊपर से टपका नहीं है सोडियम और क्लोराइड का बीच का बॉन्ड, नमक टपका नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं। सोडियम के पास 2, 8 और 1 होता है, लास्ट में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे। सोडियम ने क्लोरीन से बोला कि मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हूं और क्लोरीन ने बोला कि मैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हूं क्योंकि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्लोरीन के पास अभी तक 287 का कन्फिगरेशन था और सोडियम के पास 281 का कन्फिगरेशन था। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, डोनेट करते ही सोडियम क्या बन गया? सोडियम पॉजिटिव में और इसके पास अभी कन्फिगरेशन 28 का हो गया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इसके पास कन्फिगरेशन 288 का हो गया। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम रही बेटा? नो सर। इसीलिए सोडियम और क्लोरीन ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया और बॉन्ड बना के एक सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। सब कुछ बताया हुआ है कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ बताते हैं कंपाउंड, सब कुछ बताया हुआ है। तो यही होता है इसका कन्फिगरेशन। मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा? 1, 2, जैसे अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कंबाइन, दो एक दूसरे को शेयर करके बना सकते थे इसलिए इसने 2 बनाया। अब फास्फोरस क्या होता है या ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। मैं दिखाता हूं एक बार। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के लिए एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। देख लेना ऑक्सीजन क्या करता है 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ताकि एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से इनके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले ले और इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ये वाला ले ले और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाए और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो जाए। मतलब कि ये डबल बॉन्ड इसलिए आया है जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे मतलब जितने नंबर ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 1 पेयर 2 पेयर, इसलिए डबल बॉन्ड आया है। यहां पर एक ही पेयर था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक ही पेयर था इसीलिए सिंगल बॉन्ड आया था। अगर यही बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच बनाना हो तो नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस नाइट्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 3-3 को 100 करो, यहाँ पर 2-2 100 हो जाएंगे। आपस में 3-3 की शेयरिंग के साथ दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पर अच्छा बॉन्ड 3-3 शेयरिंग के साथ कैसे बना? 2 की जब शेयरिंग हुई ऑक्सीजन में तो ऑलरेडी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन अब हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इस वाले के पास भी दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं क्योंकि 1 2 3 4 पहले था 5 6 तो पहले था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और चुरा लिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसने अपने बॉन्ड को कंप्लीट किया है। अभी इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन पहले थे, इसने 3 इलेक्ट्रॉन इसके भी शेयर कर लिए, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसने फाइंड कर लिए। इस वाले नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिए, मतलब कि इसने भी ऑक्टेट को कंप्लीट किया है और दोनों के पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसी तरह से जब फास्फोरस और फास्फोरस बॉन्ड, अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का एक ही एटम लिया गया हो तो इसको हम बोलेंगे एक N2 मॉलिक्यूल। एक N2 मॉलिक्यूल, एक N2 मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में क्यों है? क्योंकि दोनों ही नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों ही नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी मिल चुकी है, इसको जरूरत नहीं है अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स की, एक्सटर्नल बॉन्ड्स की।
इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि अभी ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब ये है, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में इसलिए है क्योंकि इसको फर्दर बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है और ये फ्री स्टेट में है। क्लियर? Yes. यस स्पष्ट श्रीवास्तव समझ में आ रहा है? यस दिक्कत? यस सर। नो सर, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सारे अपने यहाँ वीडियो ऑन करो, सारे के सारे वीडियो ऑन करके रखो। सारे के सारे ऑन करके रखो, वीडियो ऑफ मत किया करो। क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो पता नहीं, ठीक है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अच्छा, यही जब फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बनते हैं तो फास्फोरस के 4 नंबर ऑफ एटम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए फास्फोरस को हम P4 लिखते हैं। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा था तो केवल 2 की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए उसको हम N2 लिखते थे। जब ऑक्सीजन था तो O2 लिखते थे, जब हाइड्रोजन था तो H2 लिखते थे। अच्छा, अब हम बता देते हैं कि इनको क्या बोलते हैं। जब H2 बन जाए, मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल H2 O2 N2 Cl2 ऐसे कुछ बन करके आए, यानी कि दो की जरूरत, दो अगर एक साथ कंबाइंड हो तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक, सॉरी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब सर जो 2 में वो एटम जब रिएक्ट करेंगे तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा। हाँ, जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड बना के अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर एटम्स लिए गए हैं, ध्यान देना बेटा। अच्छा, जब 3 लिए जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 3 लेके, भैया सबके नहीं लिए जा सकते, अभी बता दे रहा हूं। जहां पर केवल पॉसिबिलिटीज हैं, केवल बेटा ऊपर देखना, जहां पर केवल पॉसिबिलिटीज हैं, केवल वहीं पर नंबर ऑफ एटम को चेंज किया जा सकता है। जहां पर शेयरिंग करने की पॉसिबिलिटी होती है, केवल उसी में बॉन्ड होंगे, बनेंगे। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का H3 बना दो, कहीं भी N3 बना दो, कहीं भी Cl3 बना दो, नहीं। केवल कुछ ही कैपेबल एटम्स का होता है जहां पर शेयरिंग पॉसिबल होती है, इसीलिए उनका केवल बन पाता है। जैसे ऑक्सीजन में पॉसिबल है और इसको बोलते हैं ओजोन, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सर इसमें O3 में सर 3 O के एटम लिए गए। हाँ, तीनों ने बॉन्ड बनाया। क्या बेटा? तीनों ने बॉन्ड बनाया तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया। हाँ। जब यही 4 हो जाएंगे, जैसे फास्फोरस में, इसको बोलते हैं फास्फोरस, इसको बोलते हैं टेट्राएटॉमिक। सर कार्बन भी ले सकते हैं क्या? नहीं बेटा, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऐसे सिंपल नहीं बनता, वहां पर हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के बीच में तो शेयरिंग हो सकती है, क्योंकि आपको मैं शेयरिंग करके दिखाऊं कार्बन की। अगर आप कार्बन की शेयरिंग करोगे तो आपको 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप 4 बॉन्ड बनाओगे तभी केवल कार्बन शेयर हो सकता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। आप अगर 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के पास भी हैं तो आप 4 की शेयरिंग करो तभी केवल बन सकता है। लेकिन 4 शेयर करोगे तो कार्बन के ऊपर 4 पॉजिटिव आ जाएगा, या फिर 4 की शेयरिंग हो जाएगी। पर 4 बॉन्ड पॉसिबल यहाँ पर नहीं होता है बनना, केवल 3 बॉन्ड तक बन सकता है, जिसको हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। केवल 3 बॉन्ड तक बनना पॉसिबल है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है बेटा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। सर ये मेटल्स में नहीं बनता ना? नहीं बेटा, जनरली मेटल में नहीं बनता, मेटल शेयर नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स को। और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड बना बेटा वो कौन सा है? सर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, क्योंकि सर एक एटम लिया हाइड्रोजन के। बेटा बॉन्ड सर सिंगल है। अरे देखो तो एक बार, देखो तो जरा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है। ओके सर, सिंगल है। ऑक्सीजन डबल है, कोई का नाइट्रोजन ट्रिपल है, या नहीं है? जिसका माइक ऑन है 海劳烦您给多加点饭。我就说哪里跑起来的样子。
看来后台有问题，不如去看看。 सॉरी बेटा, सॉरी। सर को बताए सिंगल series बॉन्ड और देखना है। डबल बॉन्ड क्या होता है? क्या बेटा, ट्रिपल बॉन्ड? सर एक बार बताए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? नहीं, इतनी देर से मैं क्या कर रहा था यार, 1 घंटे से वही बता रहा हूँ। नहीं सर ब्रीफ बता दीजिए बस एक बार। क्या ब्रीफ क्या करोगे जान करके? जब आएगा तो बताएंगे, अभी वो तो मैं कैसे बता रहा हूँ। P4 बताना था मेरे को, अगली रिएक्शन P4 की। मैं तो जबरदस्ती खींच रहा हूँ लेक्चर को, आप जबरदस्ती अंदर घुसते चले जा रहे हो यार। एक बॉन्ड बने तो सिंगल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बने डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बने ट्रिपल बॉन्ड। क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना होता है हर चीज को? दो मॉलिक्यूल के, 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। अरे यार, एक लाइन नहीं देख पाते हो क्या? एक बॉन्ड कब बना? जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। देख लो, अगर इतना ही देखना है तो देख लो। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो एक बॉन्ड बना है। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो 2 बॉन्ड बना है। देख लेना, अगर इतना दिमाग नहीं चल पा रहा है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है यहाँ पर। देखो, इसलिए सिंगल बॉन्ड। दूसरे में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसीलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत या कोई दिक्कत? नो सर। रुद्रांश शर्मा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने नाइट्रोजन का करा है, एक तरफ आपने क्या बोलते हैं सर, 2 ये बनाया और एक तरफ आपने ये सर 3 इलेक्ट्रॉन बनाए। सर क्या अपन इसका 3 को उस तरफ बनाए और 2 को इधर बनाए तो? बेटा ये तो हमने जरूरत के अनुसार लिख लिया कि हमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को क्रिएट करना था। अगर जरूरत के अनुसार हम 3 इलेक्ट्रॉन को सामने नहीं दिखाते तो हमारी मजबूरी हो जाती है फिर डबल बॉन्ड बनाना। फिर हम कैसे बना पाते बॉन्ड? सर ऐसे बॉन्ड बनाने को सर कोई देता है एग्जाम में? क्या सर ड्रॉ करके दिखाने को देते हैं एग्जाम में? अरे यार, तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, मत पढ़ो इसको। वही तो सर, तब से आप बता रहे हैं सर। तो सर इतनी देर से वही तो सिलेबस सर। में ही नहीं है, मत पढ़ना। अगर इतना दिमाग खराब है तो मत पढ़ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड, और आप अगर रिएक्शन को पढ़ रहे हो और आपको आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी जानकारी नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर रखना पड़ जाएगा रिएक्शन को। इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम पता हो एटलीस्ट आपको। बार बार मैं बोलूं, अब वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो मैं कोवेलेंट बॉन्ड बार बार बोलूंगा। अब आप बोलोगे 30 बार पूछोगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, थोड़ी बहुत चीजें जानकारी में रखोगी। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन बना सकता है और डोनेट करके बना सकता है इलेक्ट्रॉन। तो जब डोनेट कर रहा है तो वहां पे आयनिक बॉन्ड, और जहां पे शेयरिंग कर रहा है वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक्त जो इलेक्ट्रॉन ये 3-3 दिखाया है हमने, सुविधा अनुसार लिखा है। अपने सुविधा अनुसार 3-3 इलेक्ट्रॉन को मैंने लिख दिया है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। लिख तो कहीं भी सकते हैं। नाइट्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है, भैया हमने बताया पहले भी, कहीं भी दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन को। तो हमने सुविधा अनुसार 3 इलेक्ट्रॉन को सामने रखा क्योंकि हमको 3 बॉन्ड बनाने थे वहां पे। हमें पता है ना कि 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी नाइट्रोजन के अंदर। तो 3-3 की शेयरिंग अगर नहीं हो पाएगी तो भैया नाइट्रोजन का बॉन्ड कंप्लीट होगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने ये कहा है कि जो बॉन्ड्स बनते हैं ऐसे, वो सिर्फ नॉन मेटल में बनते हैं और नॉन मेटल में ज्यादातर माइनस चार्ज होता है। तो सर जिसमें भी जितना भी माइनस चार्ज हो तो सर वो उतना ही बॉन्ड्स बनाएगा, जैसे नाइट्रोजन। जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात आए तब नेगेटिव पॉजिटिव को भूल जाना। जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात आए, ये साधारण रहते हैं, जिंदगी आसानी से जीते हैं, इनको नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल शेयरिंग में बात करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसीलिए म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जो वो आयंस बना रहे थे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो थे आयनिक बॉन्ड्स। हमने वहां पे बताया था कि किसी दिन डिस्कस करूंगा कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। आज तक जो मैंने बताया था उस दिन, कंपाउंड बनाना, पॉजिटिव को कैंसिल करना नेगेटिव से और चार्ज को 0 करना, वो सब आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल था। आज मैं जो बता रहा हूं ये कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात आए, चार्ज पे बात मत करना जनरली, जब तक इलेक्ट्रॉन की ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो। अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तो चार्ज की बात मत करना। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो, एक्स्ट्रा हो, तभी चार्ज आएगा, वो बताएंगे जब आएगा। तो बस दिमाग में रख लो कि कैसे इसको बनाते हैं। अब हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, हमें लगता है कि कोई दिक्कत आई होगी। बेटा सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, वॉमिक पहुंच जाओ। यस सर। इज देयर एवरीथिंग क्लियर?
Yes, sir. It's clear. बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं फास्फोरस के रिएक्शन के बारे में। Sorry about that. जिसने नहीं नोट किया है वो जब लेक्चर भेजूंगा तो नोट कर लेना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको टफ लगे वो छोड़ भी सकता है, बस उसके लिए बताया हुआ है, क्योंकि बार बार आप पूछो नहीं कि कोवेलेंट बॉन्ड और एनी बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बार बार मिलेगा ये रिएक्शन करते वक्त, और सिलेबस में नहीं है बताना कि एनी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, लेकिन डिस्कस कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है, फास्फोरस क्या करता है? जब फास्फोरस, क्योंकि ये टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है जनरली, मैंने बताया हुआ है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है P2O3 फास्फोरस ऑक्साइड, डाइफॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। इसको रटना पड़ेगा, अगर आप नहीं रटोगे तो फिर आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो यहाँ पर इसको रटना तो पड़ेगा। ये फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो फास्फोरस का कोई ना कोई ऑक्साइड फॉर्म होगा, और वो ऑक्साइड यहाँ पर होगा P2O3। और जब फर्दर रिएक्शन इस ऑक्साइड के, यहाँ पर इसको फास्फोरस बोलेंगे, फास्फोरस, इसको ऑक्सीजन। देखो 2-4 रिएक्शन होगी जिनको रटना पड़ेगा, और इसको भी रटना पड़ेगा। ओके सर। समटाइम्स P2O3 बनता है, अगर इसको हम हीट करते हैं, जनरली हीट देते हैं, तो ये P2O5 बनाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। वो तो P2O3 था, तो जनरल रिएक्शन होती है, और जब हीट करते हैं तो इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फर्दर रिएक्शन करेगा, बेटा रिएक्शन याद रखना, ये रिएक्शन एटलीस्ट याद रखना। सर ये क्या लिखा है सर आपने? P2O5। हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने 3 लिखवाया था वो काटना है? नहीं, उसको अलग लिख, हाँ काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हीट दे रहे हो ना, इस डेल का मतलब होता है हीट। फास्फोरस और डेल का, जब कभी रिएक्शन के बीच में डेल लिखा हो, ऐसे ट्रायंगल बना हो, समझ जाना हीट दी गई है, मतलब टेम्परेचर दिया गया है उसको। तो सर हीट देने से सर तो क्या सर 3 कट जाएगा? हाँ, वो P2O5 में कन्वर्ट, मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन हो गया। भैया ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? ज्यादा ऑक्सीजन का जोड़ना, मतलब ज्यादा उसका, आपने ज्यादा उसको जलाया हुआ है, ज्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर गई है, क्योंकि ऑक्सीजन जब जाएगी ज्यादा तो ज्यादा जलेगा, ऑब्वियस सी बात है, उस पर आपने हीट दी हुई है। ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, हीट है तो उसको P2O5 लिख देना, अगर हीट नहीं होती तो P2O3 लिख सकते थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ना मॉड्यूल में है ना तो सिलेबस में है P2O3 का जिक्र, आप सीधे हीट करके P2O5 को लिख लेना। P2O5 जब ये रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो ये फिर से एक एसिड का फॉर्मेशन करती है, जिस एसिड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फास्फोरस एसिड। जैसे बाकी रिएक्शन में होता था वैसे यहां पर भी हो रहा है। वहां पर भी ऐसा ही होता था, जब कोई नॉन मेटल रिएक्शन कर रही थी ऑक्सीजन के साथ। अभी हमने 2 रिएक्शन बताई, एक सल्फर की और एक कार्बन की, उसमें भी सल्फर और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, मतलब सल्फर का ऑक्साइड बना और कार्बन का ऑक्साइड बना। उसके बाद जब सल्फर के ऑक्साइड या कार्बन के ऑक्साइड को मैंने फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन किया था, तो सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ने दोनों ने ही एसिड प्रोड्यूस किया था या नहीं? यस सर। डायरेक्शन पढ़ नहीं रहे हो क्या? घर पे मस्ती कर रहे हो? नो से किया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने जब वाटर के साथ रिएक्शन करी थी तो कौन सा कंपाउंड बना था? CO2। CO2। क्या? CO2। नो सर, नो सर। H2CO3। बेटा ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोल दिया, तो CO2 क्या बना रहे हो? मतलब CO2 अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू सर H2CO3। देख के बता रहे हो? सर H2CO3। H2CO3 तो बनेगा ही, तो बता ही लोगे। वो एक एसिड था या नहीं था? ये एसिड है। सर एसिड। सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, जब सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी थी तब भी तो एक सल्फर डाइऑक्साइड बना था, और जब उसने फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन की तो क्या बना था? सल्फर डाइऑक्साइड बना था। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो वैसे फास्फोरस में भी हुआ है, P2O5 की रिएक्शन वाटर के साथ होती है, वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो S3PO4 का फॉर्मेशन करता है। ये भी एक एसिड होता है, और ये भी फास्फोरस मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड ये भी है। नॉन मेटल ऑक्साइड वहां भी था, नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ भी है। वहां पर कभी कार्बन डाइऑक्साइड था, कभी सल्फर डाइऑक्साइड था, जब इसने वाटर के साथ रिएक्शन करी
तो फिर से एसिड का फॉर्मेशन होगा। और मैंने बताया है एसिड क्यों बनता है, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड ऑलरेडी एसिडिक क्वालिटी रखता है, जब न्यूट्रल के साथ मिलेगा तो वो एसिडिक कंपाउंड ही। मेटलिक ऑक्साइड बेसिक होता है। हाँ बेटा, सब बताया हुआ, कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े बेटा, फिर ये वाली रिएक्शन याद कर ले। यस बैलेंसी वगैरह पे ध्यान में देना, बस रिएक्शन याद कर लेना बस। न्यूट्रल ऑक्साइड्स, कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड भी ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ लिखाने का रीजन यही है कि कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड भी होते हैं जो एसिडिक नहीं होते हैं बल्कि वो न्यूट्रल होते हैं। लिखना, सम ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ये चीज आपके मॉड्यूल में भी है। Some oxide of non-metal are neutral. Some oxides of non-metal are neutral. कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर। कुछ और भी हो सकते हैं जैसे क्लोरीन वगैरह में थोड़े बहुत पाए जाते हैं, इसको बोलेंगे यस सर। कब एक नॉन मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल बनती है? बेटा नहीं बता सकता, उसका कोई रीजन नहीं हो सकता है, हर चीज का रीजन नहीं होता, एक्सेप्शन है बेटा। ओके सर। समझ में आ गया बेटा? यस दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी है, अपना बुक खोलना, अपना वो मॉड्यूल खोलना, एक्टिविटी नंबर 3 मॉड्यूल के अंदर। बेटा बुक खोलना अपनी पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, हर कोई वही खोलेगा। यस सर। खोलिया? सर NO2 को क्या कर रहे हो यार? खोल लिया सबने? यस सर। यस सर। एक्टिविटी 3 में लिखा है बेटा, कोई पढ़ सकता है? यस सर। सर मैं पढ़ूं? हाँ कार्तिक मैं पढ़ूं सर। कार्तिक शर्मा। Okay, sir. Take a small amount of powdered sulfur in the deflagrating spoon and heat it. If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bolter and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in the figure. As soon as sulfur start burning, introduce the spoon into glass jar or glass tumbler. Cover the tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. Remove the spoon after some time. Add a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. Shake the tumbler well. Check the solution with red and blue litmus paper. कोई बता सकता है क्या बोला, क्या मीनिंग निकला? बोलो। हाँ सर मैं बताऊं? बोलो, कोई एक बच्चा बोलेगा। मैथिली गुप्ता, क्या नाम है? मिताली गुप्ता। मिताली गुप्ता, बोलो बेटा। सर एक स्मॉल अमाउंट में पाउडर्ड सल्फर लेना है, उसको डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में हीट करना है, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम उसको बना सकते हैं एक मेटल कैप को मेटालिक वायर में रैप करके। जैसे ही सल्फर बर्न होना स्टार्ट कर जाएगा,
उसको जार में डाल देंगे, स्पून के साथ जार में डाल देंगे और फिर उस जार को कवर कर अच्छा बेटा, देंगे। सल्फर भरना क्यों, जलना क्यों स्टार्ट हो जाएगा बेटा? सर क्योंकि उसका ऑक्सीजन के संग वो ऑक्सीजन के संग मिल गया, इसलिए वो जलना स्टार्ट हो गया। अच्छा, आपने अगर अपने हाथ में सल्फर लिया है तो क्या वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा? यस सर। क्यों बेटा? यस सर, यस सर। सर क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आपने उसको जैसे ढक्कन में डाला, आप ढक्कन में डाल के आप देख रहे हो, जो भी आपके पास स्पून बनाया हुआ है उस स्पून के अंदर आपने देखा बना करके कि उसमें डाला जैसे सल्फर, और आपने उसको एयर में थोड़ी देर के लिए लिया, तो वो अपने आप में जलना स्टार्ट हो गया। जी सर। उसके बाद आपने क्या किया, उसको टम्बलर में डाल के टम्बलर का लिड बंद कर दिया, जिससे कोई उससे गैस एस्केप ना हो। ठीक है, उसका क्या मीनिंग निकला? उसके बाद फिर हमने स्पून रिमूव कर दिया थोड़ी देर के बाद टम्बलर से, और उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसको लिड को रिप्लेस कर दिया। फिर हमने जब टम्बलर को शेक किया तो उसने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वो बेसिक सोल्यूशन बन गया। बेसिक सॉल्यूशन बन गया? नो सर, उसको रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना था। अगर कोई बेटा, अगर कोई रेड लिटमस को ब्लू करता है तो क्या बनता है? सर बेसिक। ब्लू लिटमस को रेड करता है तो एसिडिक। तो अभी हमने क्या किया, अब अगर आप देखो एक्सप्लेनेशन के अंदर, अगर आप पीछे की तरफ देखो, पहले यहीं पे देखो, इन्होंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पर देखो जुलास ये बोल रही है कि चेक द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर में केवल चेक किया, अभी उसने ना तो कन्वर्ट किया है ना कुछ किया है, वो हम रिजल्ट बाद में देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले क्या किया, एक सल्फर पाउडर लिया, उसको हमने ऐसे रखा नॉर्मली एयर में, तो उसमें एयर के अंदर ऑक्सीजन है, सबको पता है बेटा, सबको पता है ना, सब सांस ले रहे हैं ना। Yes, sir. तो ऑक्सीजन की रिएक्शन सल्फर के साथ बहुत तेज होती है, मैंने पहले भी क्लास में बताया हुआ है। तो सल्फर डाइऑक्साइड तुरंत कन्वर्ट कर दिया उसने, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया उसको क्या किया, तो या सल्फर डाइऑक्साइड ना बन के अगर वो सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बन जाए, वो सल्फर, अगर मान लो ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाएगा। मैंने बताया कि सल्फर के दो ऑक्साइड्स हो सकते हैं, SO2 या SO3। ठीक है, तो SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड होता है बेटा, लिखो पहले सही से। SO2 मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको बोलते हैं ट्राईऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राईऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, मान लो सल्फर। अब जब इसमें कन्वर्ट हो गया तो उसको क्या किया हमने, क्योंकि ये जलने लग गया है, अब जलते हुए आपको हम लेके गए अंदर, और वहां पे अगर जल रहा है तो वो सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस या सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस निकाल रहा है। अच्छा बेटा, गैस क्या ढक्कन में ही रहेगी? बेटा क्या गैस जब ढक्कन में सल्फर थी तो क्या ऑक्सीजन से जलेगी, तो क्या गैस ढक्कन में ही रह जाएगी? उड़ने की कोशिश करेगी। जब उड़ रही है गैस, जल रहा है वो, तो उसको उठा करके सीधे हमने जार के अंदर डाल दिया, और वहां पर गैस उड़ रही थी और गैस पूरे अंदर फैल चुकी है। अब पूरे जो भी आपके पास कंटेनर था उसके अंदर गैस फैल चुकी है। अब क्या किया, कंटेनर को ऊपर से बंद किया और हमने धीरे से स्पून को हटा दिया। स्पून को जब हटा दिया तो कंटेनर बंद है और अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस या फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बंद है, चाहे वो डाइऑक्साइड भी हो सकती है, ट्राईऑक्साइड भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी तो वहां पर सल्फर ट्राईऑक्साइड बन सकता है, और अगर ऑक्सीजन कम थी तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखना। सल्फर ऑन बर्निंग इन द एयर फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। Both these oxides are acidic in nature and dissolve in the water to form the acids. दोनों ही एसिडिक नेचर होते हैं क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल के ऑक्साइड है। जनरली सल्फर के सारे ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर में होते हैं। जनरली सारी ऑक्साइड, जितनी ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर के, जनरली सारे ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर में होते हैं। जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा? हेलो सर, H2SO3। एसिड बनाएंगे या बेस बनाएंगे? सर एसिड। लास्ट क्लास में बताया हुआ है कि जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को या सल्फर ट्राईऑक्साइड को, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके वो क्या करेंगे,
सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और अगर वो सल्फ्यूरस एसिड बनाते थे और लेकिन अगर SO3 ले लोगे तो एक एसिड बढ़ जाएगा। SO3 वाली रिएक्शन शायद नहीं बताई है, आई डोंट थिंक बताई है कि नहीं बताई है सर SO2 वाली बताओ। अच्छा SO3 वाली भी लिख लेना। अगर SO3 बन गया है, SO3 बन गया तो SO3 की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करोगे तो ये बनाएगा H2SO4। काउंट कर लो, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है 4, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, और वहां पर SO2 था। इनमें दिक्कत नहीं होगी आपको, कुछ रिएक्शन में ही दिक्कत होती है, उनको रखना पड़ेगा। तो H2O और SO2 था, तो H2O में H2 डायरेक्ट लिखा और यस लिखा और O3 लिखा, क्योंकि तीन ही ऑक्सीजन कैलकुलेट हो रहे थे। इनकी रिएक्शन को सीधे लिख सकते हैं H2SO3 और H2SO4। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो सर। ओके, हर किसी को समझ में आ गया? यस सर। कोई समझ में या नहीं बेटा? यस सर। यस सर, आ गया। एक भी बच्चा ऐसा बैठा है क्लास में जिसको मैंने जितना अभी तक पढ़ाया केमिस्ट्री, उनमें कोई प्रॉब्लम है? बोलो बेटा। केमिस्ट्री कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नॉन मेटल की रिएक्शन पढ़ रहे थे, नॉन मेटल की रिएक्शन हम वाटर के साथ करके देखते हैं। बेटा नॉन मेटल जो होता है, अभी हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पता तो चल ही रहा होगा। यस सर। नॉन मेटल की रिएक्शन में अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन कौन करता था? सर सल्फर कर रहा था, कार्बन कर रहा था। सल्फर नहीं, क्यों? वाटर के साथ मेटल्स रिएक्शन कर रहे थे ना, मेटल्स और Yes, नॉन मेटल sir. में मेटल कर रहे थे ना रिएक्शन। क्यों कर रहे थे सर? हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। हेलो सर। H2O के पास बेटा यार क्या करते रहे? बोलो क्या दिक्कत है? सर कुछ नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। मुझे पता होता है यार, कभी देर बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, लिख रहा होता तो नहीं बोलता जनरली। H+ और OH- है, ठीक है? तो H+ OH- हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर H+ OH- में टूटेगा। रिएक्शन वाट इसकी मेटल से इसलिए होती थी क्योंकि मेटल के पास था पॉजिटिव चार्ज, और मेटल पॉजिटिव से बनाता कैसे था? सोडियम क्या करता था? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था और ये बनाता था सोडियम प्लस, और सोडियम प्लस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता था। ये तो बताया है ना? यस सर। क्या नहीं याद है क्या? यस सर, याद है। कैसे याद है? आपने ये तो ये बताया। वाला इलेक्ट्रॉन था, यही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब इन्हीं से इलेक्ट्रॉन ले लेता हाइड्रोजन तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2 में, यानी कि यहाँ पर कन्वर्जन इसका पॉसिबल है। हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था। अभी जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इसने अपने आप को हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। मैंने आज इसीलिए इस बॉन्ड को बताया था। यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनना पॉसिबल है, तो दो हाइड्रोजन एटम अगर क्रिएट हो जाते हैं वहां पे तो आराम से H2 मॉलिक्यूल बन जाता, और इसी वजह से मेटल क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा था हाइड्रोजन को देने के लिए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए इसने अपने आप को प्लस चार्ज में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर रिएक्शन विद वाटर हमने पढ़ी थी। लेकिन जब नॉन मेटल होगा तो क्या बेटा नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं? नो सर। क्या? नो सर। एक्सेप्ट करते हैं। नॉन मेटल कैन नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन, so hydrogen cannot form. That's why non-metal generally do not react with water. सर आपने जनरली क्यों लिखा? कभी कभी हो भी जाता है,
बहुत माइल्ड कंडीशन में जब हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं। ओके सर। हाँ, समझ में आई बेटा बात? यस सर, आगे। यस सर। होगा? आगे बढ़ो बेटा। यस सर। कुछ शो करना चाहता हूँ, 1 मिनट रुकना। आपको सेल्स वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, सेल बढ़ती जाती है, यस सर। सेल तो बढ़ता है ना, सेल इलेक्ट्रॉन का सेल बढ़ना। यस सर। ठीक है। एक बात बताओ, लिथियम के पास कितनी सेल हो सकती है? सर 2। सर 2। सर 2। और सोडियम के पास? सर 3। 3। सर 3। पोटेशियम के पास? 4। 4। रुबिडियम के पास? 5। 5। सोडियम के यहाँ पर फ्लोरीन के पास? 2। 2। क्लोरीन? 3। ब्रोमीन? 4। होगा ना? यस सर। यस सर। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। यहां पर फ्लोरीन के पास 2 सेल होती है, 1 2। क्लोरीन के पास 3 सेल होती है, 1 2 3। ब्रोमीन के पास हो सकता है 4 हो। सकता है, होगा ही होगा। यस सर। आयोडीन के पास 5 हो सकती है। एक बात बताओ, अगर मैं किसी से पूछूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में किसका साइज सबसे बड़ा हो सकता है? आयोडीन। आयोडीन। बेटा आयोडीन। क्यों? सर क्योंकि उसके पास सेल 5 सेल। सेल ज्यादा है। 5 सेल्स हैं। जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतना ज्यादा उसका साइज बड़ा होगा। उतना साइज बड़ा होगा ना? यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर रिएक्शन कभी करवानी है, मान लो आपको ऐसे नॉर्मली सोचो कि मान लो आटा मिलाना है, मान लो मिक्स करना है दूसरे में, तो मान लो आटा एक पाउडर है, दूसरा पाउडर है, दोनों पाउडर एक दूसरे में मिक्स करना है, या आटे में पानी को मिलाना है। एक बात बताओ, पानी कब अच्छे से मिलता है? जब आटा बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है, या फिर आटा ऐसे उल्टा सीधा थोड़ा थोड़ा टूटा हो? सर एकदम फाइन पार्टिकल हो तो इजी रहता है। एकदम फाइन पार्टिकल हो, छोटा पार्टिकल हो, जितना छोटा होगा उतनी अच्छे से रिएक्शन होगी। अगर आप मान लो कोई भी चीज आप मिला रहे हो, सब्जी में अगर आप आलू में मान लो सब्जी मिला रहे हो, आलू में मान लो आप टमाटर काट के मिला रहे हो, तो आलू अगर छोटी छोटी कटी है तो आप देखोगे ज्यादा अच्छे से मिक्स होगा। यस सर। होगा। यस सर। केमिकल रिएक्शन भी एक तरीके की ऐसी चीज होती है, अगर पार्टिकल छोटे हैं तो वो रिएक्शन तेजी से कंबाइन। वैसे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरा रीजन है, लेकिन आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता, इसलिए मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करूंगा और आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो ब्रोमीन और आयोडीन, अब यहाँ पर फ्लोरीन के पास सबसे छोटा साइज है या नहीं है? यस सर। जब रिएक्शन करना होगा तो इजीली फ्लोरीन अवेलेबल होगा रिएक्शन के लिए और बहुत तेजी से रिएक्ट कर सकता है, जल्दी से घुल मिल सकता है, जल्दी से रिएक्शन को बढ़ा सकता है। क्लोरीन थोड़ा बड़ा है, ब्रोमीन और बड़ा है और आयोडीन और बड़ा है, तो रिएक्शन करने में दिक्कत करेगा और ज्यादा बड़ा बड़ा मेटल आप पर आ जाएगा। अच्छा यार, ईट ही है, अगर ईट पत्थर का अगर छोटे छोटे पार्टिकल है उसको आपको मिलाना है, मिक्स करना इजी होगा। अगर बहुत बड़े बड़े ईट सर एक्सक्यूज मी सर, बोलो यार, बोलो।
सर आयोडीन में तो सर 6 सेल्स होनी चाहिए। 6 कर लो यार, क्या करते रहते हो यार, सेल्स क्यों गिन रहे हो? मैं साइज बताने के लिए बता रहा था, जबरदस्ती एक्सेप्शन क्रिएट क्यों करते हो बेटा? तो 6 लगा लो, 6 होती हैं तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ, सेल तो बढ़ाने बैठा नहीं तो पहले बता दिया मैंने, जब बताया उस वक्त सही बताया होगा, अभी अगर नहीं लिखी है तो सही कर लो उसको। तो बताने क्या जा रहा था यार, तुम फिर से पीछे कर दिए बस। मैं चलो फिर से स्टार्ट करूं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन के पास साइज सबसे छोटा है, क्लोरीन के पास उससे बड़ा है, ब्रोमीन के पास उससे बड़ा है, आयोडीन के पास उससे बड़ा है। बेटा फ्लोरीन जल्दी मिक्स होगा या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन? सर फ्लोरीन। सर फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास साइज छोटा है, जल्दी से मिक्स होगा, जल्दी से रिएक्शन करने में टेक पार्ट करेगा, साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन वगैरह भी मूव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, टेंशन मत लेना। तो छोटा और बड़ा को काउंट करके यहाँ पर देख सकते हो, रिएक्शन करने के लिए फ्लोरीन जल्दी जाएगा। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन। ऑब्वियसली फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी, ये तो होती है ना रिएक्टिविटी। यस सर। रिएक्टिविटी एक वर्ड है, देख लो यार, रिएक्टिविटी कैपेबिलिटी टू रिएक्ट, या रिएक्शन कैपेबिलिटी बोल सकते हो। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की। और फ्लोरीन से ज्यादा, फ्लोरीन क्या, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। क्या ये गलत लिखा है? सर सही लिखा है। फ्लोरीन से कम क्लोरीन की, क्लोरीन से कम ब्रोमीन की, और ब्रोमीन से कम आयोडीन की। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन हुआ या नहीं हुआ? यस सर। बेटा एक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो यही चीज जान लेना, जबरदस्ती मत करना, एक बार ध्यान से समझना इसको पहले, जब घर पे बैठना तो इसको समझना रिएक्टिविटी क्या होती है। तुमने बता दिया है तो इधर उधर दिमाग मत लगाना जबरदस्ती का, बस थोड़ा सा यही समझने की कोशिश करना कि छोटा पार्टिकल है तो रिएक्ट जल्दी करेगा। अभी एक रिएक्शन है, रिएक्शन विद द सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन विद द सॉल्ट सॉल्यूशन। बेटा एक बात बताएं, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उनके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देते हैं या हटा देते हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, वहां पर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उनके सॉल्ट में से हटा देते थे। वैसे अभी भी यही चीज हो रही है, बस थोड़ा निगेटिव आयन की बात कर रहे हैं, वहां पे पॉजिटिव आयन ज्यादा हुआ करते थे क्योंकि वहां पे मेटल सीरीज बात कर रहे थे, यहाँ पर नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर निगेटिव आयंस की बात करेंगे। अब जैसे NaCl एक है, तो NaCl में अगर मैं इसको अगर Iu2 से रिएक्शन करना चाहूं तो ज्यादा रिएक्टिव Cl है या आयोडीन है? सर Cl। बेटा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को हटाता है, तो आयोडीन तो कम रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली Cl को हटा नहीं पाएगा, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं। अगर यहाँ पर KI कर दें और यहाँ पर Cl2 कर दें, क्या अभी ये रिएक्शन हो सकती है? ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन है, कम रिएक्टिव आयोडीन है, इसको इसके सॉल्ट में से क्या हटा नहीं सकता है? यस सर, हटा सकता है। हटाएगा तो उसका स्थान खुद ले लेगा और KCl + I2 बना देगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर यही Yes, जैसे NaBr है तो NaBr को अगर F2 से रिएक्शन करें, बताना सारे रिएक्शन बताना, मैं लिख रहा हूं। सर रुक जाओ। सर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आपने ब्रोमीन नहीं बताया कहाँ? ब्रोमीन नॉन मेटल है ना। ओके सर। कोई बता देगा सारी रिएक्शंस कोई बताएगा? कोई वॉलंटियर?
बेटा इससे इजी कुछ हो नहीं सकता, मैं पहले बता दूं आपको। सर NaF पहले रिएक्शन में बताना NaBr F2 वाले में। सर NaF प्लस Br सर NaF सर NaF प्लस Br दूसरी रिएक्शन सर सर KF प्लस Br2 सर KF प्लस Br2 नो सर नो रिफर करेगा रिएक्शन? नो सर नहीं करेगा। ये करेगा? नो सर 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 KF प्लस I2 ये करेगा? यस सर। क्यों में सर बोलो बेटा। KBr प्लस F2 में तो नो रिएक्शन आएगा ना सर। दो रिएक्शन आएगा? KBr प्लस F2 क्या दो आएगा? पर KBr प्लस F2 हाँ क्या हुआ है KBr प्लस 2 में? सर लेकिन Br तो हाई सर Br तो रिएक्टिव है ना सर F से। कौन रिएक्टिव है बेटा बताओ? सर सॉरी सही है? यस सर कोई दिक्कत? नो सर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। लिखो इसका डिफिनेशन, यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख लेना जो मैंने बोला था। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल displays a less reactive। क्यों डिस्प्लेस कर रहा है बेटा? क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, तेजी से रिएक्शन कर जाएगा। लेस रिएक्टिव था, उसके साथ बैठा हुआ था। भैया एक बॉन्ड AB के बीच में बना हुआ है और बगल में C बैठा हुआ है। C बोल रहा है कि मैं एक के साथ तेजी से बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हूं, ज्यादा तेजी से रिएक्शन करने के लिए तैयार हूं, तो तुम क्यों यहाँ पे आए हुए हो? तो B को हटा सकता है कि नहीं आराम से? यस सर। यस सर। पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पर था और बगल में Cl2 बैठा था। उसने बोला मैं जब अच्छे से बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हूं, मेरे पास जब अच्छी कैपेबिलिटी है, तेजी से रिएक्शन करने के लिए पोटेशियम से तैयार हूं, तो आयोडीन को क्यों मैं बनाने दूं बॉन्ड? तो क्या मैं उसको रिप्लेस नहीं कर सकता? तो आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा। सही बात है? यस सर। यस इस सर। वाली रिएक्शन में पोटेशियम क्लोराइड था और Br2 आया, उसने अगर कहा कि भैया मुझे रिएक्शन करनी है, तो अब क्लोरीन बोलेगा मेरे पास तुमसे ज्यादा कैपेबिलिटी है, तुमसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, मैं पोटेशियम के साथ अच्छे से बॉन्ड बना सकता हूं और मैंने बनाया भी हुआ है, तो मैं रिप्लेस नहीं हो रहा, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। Is that clear? यस सर। यस सर। So more reactive non-metal displays a less reactive non-metal from its salt solution। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। सर। समझ में आ गया? एक आध चीजें और बची हैं, नेक्स्ट क्लास में खत्म करके आगे बढ़ूंगा। एक बात ध्यान से सुन लो, यूजेस ऑफ द कॉमन मेटल एंड नॉन मेटल सही से पढ़ना, और ये आपका होमवर्क है, सही से पढ़ना अच्छे से, और इसको याद भी कर लेना। सबके दो दो तीन तीन पॉइंट्स याद भी होने चाहिए, मैं दे भी सकता हूँ कहीं भी। तो ये आपका पूरा नॉन मेटल, ये कोरोजन ऑफ द मेटल थोड़ा बहुत समझा दूंगा मैं, लेकिन बाकी जो यूजेस हैं, एटलीस्ट यूजेस आपको मेटल एंड नॉन मेटल के पूरे पढ़ने हैं। ओके? ओके सर। You can leave the meeting। Yes, sir. बाय thank you, सर। sir. थैंक यू सर।